स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड का इस बहुत ही शानदार सीन के साथ में खत्म हुआ था। ग्रेसी को किसी ने पजेस किया था, उसकी बॉडी की हर एक हड्डी टूट गई थी, उसके फेस से आंखें निकल गई थी और उसके बाद वो मर भी गई थी। इसी शानदार सस्पेंस की कंटिन्यूटी के साथ में सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। अभी तक भी गाइस हमें हॉपर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जॉयस के पास डॉल तो आई है, लेकिन क्या हॉपर जिंदा है? यही सीन हमें वापस जॉयस के ऊपर ले जाता है। जॉयस अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट देखती है। जब वो मशीन को टर्न ऑफ करती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे शायद कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन अगले ही पल हम हॉपर को देखते हैं जो कि नीचे गिर गया था और जिंदा भी बच गया था। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो कि अगली सुबह अपने घर के बाहर काफी सारी पुलिस वालों की गाड़ियां देखती है। ये सारी पुलिस की गाड़ियां एडी के घर के बाहर रुकी थी। एडी के अंकल ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उनके घर के अंदर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस वाले अंदर जाके देखते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि इतना बुरा मर्डर आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैक्स भी कैसे तैसे करके छुप के जब आगे जाती है तो वो ग्रेस की शक्ल देखती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि रात में उसने जिस लड़की को देखा था तो वो पूरी श्योर नहीं थी कि वो ग्रेस ही है। यहाँ घर के अंदर से एडी भी गायब था। इसके अंदर गाइस हमें एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था। गाइस हर सीजन के अंदर हमने देखा है कि अगर कोई कॉल्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो वो हॉकिंस की लैब वाले लोग होते हैं। इसी के साथ हम एल, विल, जॉनथन और उसके दोस्त अकिल को देखते हैं जो कि सभी एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे माइक के आने का। माइक के आने पे सभी उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि माइक और विल के बीच की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही है और जॉन का ये वियर्ड दोस्त माइक के साथ में भी उल्टी सीधी बातें करता है। सेम टाइम पे मरी भी कैलिफोर्निया पहुंच चुका था जॉयस से मिलने के लिए। हम यहाँ पे स्टीव और रॉबिन को देखते हैं। स्टीव ने रॉबिन के साथ में रह के काफी सारा काम सीख लिया था। स्टीव के पास तो कोई चॉइस नहीं थी कि वो रॉबिन को पसंद कर सके और रॉबिन भी हर बार अलग अलग लड़कियों के बारे में बताया करती थी। तभी न्यूज चैनल पे ये लोग स्टोरी देखते हैं कि हॉकिंस के स्कूल की एक लड़की की बहुत बुरी हालत हुई है, उसका मर्डर हो गया है। इसी चीज को स्टीव और रॉबिन भी देख चुके थे। लड़की कौन थी ये किसी को नहीं पता। जिसके बाद हम ग्रेसी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। ये सारा ग्रुप एक साथ में बैठ के हमेशा पार्टी किया करता था। अब जब ग्रेस की मौत हो चुकी थी तो सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड पे आता है। ग्रेस के बॉयफ्रेंड ने भी न्यूज चैनल पे न्यूज तो देखी थी कि किसी लड़की की मौत हुई है, लेकिन किसकी हुई है ये उसका अंदाजा इसे नहीं था। अब नैन्सी के पास में भी न्यूज आ चुकी थी। इसी कारण उसका जो फ्रेंड था वो नैन्सी को कहता है कि अब तुम्हारी न्यूज आखिर कौन पढ़ेगा जब इतनी बड़ी खबर आई है। नैन्सी को इस बारे में पता तो लगाना ही था। इसी कारण वो भी अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है। यहाँ सेम न्यूज डस्टिन भी देखता है और तभी डस्टिन से मिलने के लिए मैक्स आती है। अब मैक्स यहाँ पे डस्टिन से मिलने के लिए क्यों आती है गाइज ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डस्टिन एडी के ग्रुप का मेंबर था और एडी के बारे में डस्टिन को सबसे ज्यादा पता होगा। मैक्स यहाँ पे आके डस्टिन को कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास करना, मुझे कुछ चीजों की श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो मैंने चीजें देखी है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। रात होने पे मैंने एडी को और ग्रेसी को एक साथ देखा था। वो दोनों एक साथ घर के अंदर घुसे थे, लेकिन जिस तरीके से ग्रेसी की मौत हुई है उससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि उसे एडी ने मारा हो। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई और भी है और उसी ने ग्रेसी को मारा है, लेकिन ये चीज पता लगाने के लिए तो हमें एडी के पास ही जाना पड़ेगा कि उसने ही ग्रेसी को मारा है या नहीं मारा है। डस्टिन का भी ये बात सुन के बहुत दिमाग खराब होता है कि जिस लड़के के साथ वो कल तक खेल रहा था वो लड़का किसी लड़की को मार भी सकता है, लेकिन आखिर एडी इस टाइम पे तो छुपा हुआ होगा, तो एडी को ढूंढने के लिए क्या किया जाए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मरी के ऊपर जो कि जॉयस के घर पे पहुंच चुका था। ये दोनों मिलके उसी लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। लेटर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था। डिकोड करने के बाद कुछ चीजें समझ में आती है। एक नंबर दिया हुआ था और साथ ही साथ लिखा हुआ था कि अगर बिलीव हो तो इस नंबर के ऊपर कॉल करना। मरी को अभी भी शक था, इसी कारण वो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी के साथ में उस नंबर पे कॉल करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मरी को अभी भी लगता है कि कहीं ये नंबर रशियंस का हो और वो हम लोगों पे स्पाई कर रहे होंगे तो भी हम ही फंसेंगे। और अब आखिरकार हमें हॉपर को दिखाया जाता है। हॉपर जब उस ब्लास्ट के बाद में बच गया था तो रशियन जाने से पहले हॉपर को भी अपने साथ ही ले गए थे। उसके बाद हॉपर की उन लोगों ने बहुत बुरी हालत करी थी। हॉपर को रोज मारा जाता था, रोज पीटा जाता था और उससे उगलवाया जाता था कि आखिर वो किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि हॉपर ही एक ऐसा था जिसने उस मशीन को बंद किया था, यानी कि हॉपर किसी न किसी एजेंसी के लिए काम करता ही होगा। हॉपर के टॉर्चर को हम उस वक्त काफी अच्छे से समझ सकते हैं जब हॉपर के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा उसके अंदर से ऑक्सीजन गायब कर दी जाती है। सीन यहाँ पे कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाता है। जॉनथन अपने दोस्त के साथ बच्चों को लेकर एक मॉल के अंदर आता है। यहाँ पे एल माइक को सब कुछ झूठ बोलती है कि उसकी काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा बिजी रहती है, उनके साथ में पार्टीज करती है। ये सारी चीजें सुन के विल को लगता है कि एल आखिर माइक से झूठ क्यों बोल रही है, वो उसे क्या दिखाना चाहती है। माइक जब स्केटिंग के लिए सॉक्स नहीं पहन के आया था तो वो उठ के लेने के लिए जाता है। तभी विल यहाँ पे एल से पूछता है कि तुम आखिर माइक से क्यों झूठ बोल रही हो, ये सब बताने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एल कहती है कि ये हम दोनों का मैटर है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं बोलना
करना चाहिए। और अब ये तीनों एक साथ स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एज यूजुअल विल को अकेले ही रहना पड़ता है। बाय चांस यहाँ पे इन्हीं की क्लासमेट्स पहुंच जाती है, वही सारी लड़कियां जिनका नाम एल ने लिया था कि वो उसकी फ्रेंड्स हैं। इन लड़कियों को पता चलता है कि एल का एक बॉयफ्रेंड भी है। दूसरी तरफ हम ग्रेसी की बॉयफ्रेंड को देखते हैं। यहाँ पे सारा ग्रुप कमरे के बाहर खड़ा था और वेट कर रहा था कि आखिर पुलिस वाले इसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं। ग्रेसी की बॉयफ्रेंड से पूछा जाता है कि ग्रेसी ने तुमसे कब बात करी थी, वो तुमसे आखिरी बार कब मिली थी, क्या उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। इन सारी चीजों से आखिर ग्रेसी का क्या लेना देना था, इस लड़के के यही समझ में नहीं आ रहा था। इतनी सारी पूछताछ के बाद में इस लड़के को साफ पता चल जाता है कि ग्रेसी मारी गई है। हॉकिंस की स्कूल में जो लड़की मरी है, जो एडी के घर पे मिली है, जिसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हुई है, वो ग्रेसी है। पुलिस के जाने के बाद ये लड़का बुरी तरीके से पागल हो जाता है और रोते हुए किसी से बिना बात करते हुए सीधा जंगल में जाता है। यहाँ डस्टिन और मैक्स के पास एक प्लान था एडी को ढूंढने का। इसी कारण ये स्टीव और रॉबिन के शॉप में पहुंचते हैं और 2-3 फोन लेकर एक साथ में कॉलिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ नैन्सी के साथ में वही उसका दोस्त था, जो कि अभी भी नैन्सी से जॉनथन के बारे में ही पूछता है कि तुम दोनों आखिर साथ में क्यों नहीं रह रहे हो। तब जाके नैन्सी बोलती है कि तुम चुप क्यों नहीं रह सकते हो, मुझे मेरे काम पे फोकस करने दो, हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। असल के अंदर नैन्सी ने मैक्स के घर पे जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि ग्रेसी की बॉडी एडी के घर में मिली थी और लोकेशन पे जाने के लिए नैन्सी के पास सिर्फ और सिर्फ मैक्स का ही बहाना था। वो पुलिस वाले को जाके बताती है कि मैक्स मेरी दोस्त है और वो आज अकेली रह रही है, मैं उसकी बेबी सिटर भी हूँ और मुझे उसके पेरेंट्स ने भेजा है। इसी कारण पुलिस वाले नैन्सी को उस लड़के के साथ जाने देते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि नैन्सी के साथ जो लड़का था उसे भी काफी सारे विजन्स आने लगते हैं। वो भी एक कमजोर दिल का था। पुलिस वाला उसे एक मॉन्स्टर के जैसा दिखाई देने लगता है, मानो कि वो उसे मार ही डालेगा। ऐसा वियर्ड बिहेव नैन्सी भी देखती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ अगिल भी आके जॉनथन से बात करता है और वो भी सेम ही टॉपिक पे बात करता है कि आखिर तुम्हारा नैन्सी के साथ में झगड़ा क्या है। असल के अंदर अगिल ने जॉनथन को अच्छा खासा ड्रग एडिक्ट बना दिया था, यानी कि जॉनथन कभी भी होश में नहीं रहता था और अगिल की बातों में आके वो भी नैन्सी से गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ एल जब यहाँ पर माइक और विल के साथ में थी, तभी एंजेला अपने ग्रुप के साथ आती है और एल से बातें करने लगती है। माइक को लगता है कि वो एल की फ्रेंड्स है और एंजेला अपने ग्रुप के साथ में एल को स्केटिंग करने के लिए ले जाती है। विल और माइक को साफ दिख रहा था कि ये लड़कियां एल की दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पे विल भी माइक को समझा देता है कि एल ने अब तक तुमसे जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ कहा है और ऐसा उसने किस लिए कहा है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे विल और माइक एल के पास आने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा बात बढ़ चुकी थी। एंजेला अपने ग्रुप के साथ एल को बहुत तंग करने लगती है, इवन उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी फेंक देती है। इतनी बड़ी इंसल्ट देख के एल बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मरी के साथ में जॉयस उसी नंबर पे कॉल करती है जो कि लेटर के अंदर लिखा हुआ था। साथ ही साथ हम हॉपर का भी सीन देखते हैं। हॉपर ने इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं उगला था। तब यहाँ पे रशियन पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ये इतना हट्टा कट्टा है तो फिर इसे रशियन गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहिए। इसका मतलब था कि जेल से भी बदतर जगह पे हॉपर को भेजा जा रहा था। सेम टाइम पे जब जॉयस कॉल करती है तो रशियन के अंदर एक पुलिस वाला कॉल उठाता है और वो जॉयस को कहता है कि तुम्हें $40,000 भेजने पड़ेंगे अलास्का में और वो तुम्हें खुद लेकर आने हैं। अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव है तो इस बात पे बिलीव करो कि हॉपर जिंदा है। अगर तुम्हें वो जिंदा चाहिए तो पैसे लेके अलास्का पहुंच जाओ। हॉपर ने अपनी बेटी के नाम वो पैसे बैंक अकाउंट में रख रखे हैं, तो बिना देरी करे यहाँ पे जल्द ही पहुंच जाओ। सेम टाइम पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हॉकिंस के अंदर अब एक बहुत बड़े कर्नल को बुलाया जाता है इस केस के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। यहाँ ग्रेसी का बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बुरा बर्ताव एडी ने किया है तो उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। वो सारे लोगों को एकदम से प्रवोक कर देता है कि हम लोग एडी से मिलके ग्रेसी का बदला जरूर लेंगे। अब यहाँ पे ल्यूकस तो एडी को जानता था, लेकिन ये ग्रुप मेंबर नहीं जानते थे कि ल्यूकस एडी को जानता है। अब ल्यूकस ने अगर इस टाइम पे कहा कि वो एडी को जानता है तो ये सारे लोग मिलके ल्यूकस को ही मार डालेंगे। इसलिए ल्यूकस बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और अब ये लड़का अपने सारे ग्रुप मेंबर को लेके एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डस्टिन और मैक्स मिलके काफी सारे नंबर्स पे कॉल कर चुके थे, क्योंकि इन्हें पता था कि एडी एक ड्रग डीलर था जिसका कोई दूसरा नाम भी था। पहले तो डस्टिन और मैक्स एडी के सारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कि आखिर वो कहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ से भी जब कोई जवाब नहीं आता तो ये लोग बैठ के सोचते हैं कि ये ड्रग डीलर के नाम जरूर कोई और भी होते हैं। रॉबिन ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और हॉकिंस में एक कोड वर्ड के नाम से जितने भी लोगों का नाम था उन सभी लोगों को कॉल लगाना शुरू किया और आखिर में एडी के बारे में पता चल गया कि एडी कहाँ पर हो सकता है। तब हम यहाँ पे नैन्सी को देखते हैं जो कि मैक्स का नाम लेके क्राइम लोकेशन पे पहुंची थी। उसे सबसे पहले तो मैक्स का डॉग ही दिखता है, हो सकता है कि उसने सारी चीजें देखी हो। इसी के साथ में नैन्सी यहाँ पे एडी के अंकल के पास पहुंचती है। एडी के अंकल गुस्से में थे और वो बोलते हैं कि मैं रिपोर्टर से कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन नैन्सी उन्हें समझाती है और कहती है कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। असल के अंदर मुझे क्राइम के बारे में नहीं, मुझे आपके बारे में
जानना है कि आप इस क्राइम के लिए क्या कहेंगे, क्या आपने ऐसी चीज पहले भी कभी देखी है। और तब अंकल जाके नैन्सी के साथ में कंफर्टेबल होने लगते हैं और सारी चीज बताने लगते हैं कि आजकल के बच्चे इस मौत के बारे में कुछ नहीं जानते। ये मौत आज से कई सालों पहले विक्टर नाम के आदमी ने की है। एक आदमी था जिसका नाम विक्टर क्रील था। उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला, लेकिन वो खुद जिंदा बच गया। फैमिली के हर एक मेंबर के हाथ पैर टूटे हुए थे, उनकी आंखें निकली हुई थी। वो एक सीरियल किलर था। तब नैन्सी कहती है कि आखिर उसने खुद को क्यों नहीं मारा। तब ये अंकल कहते हैं कि ये बात तो विक्टर को ही पता होगी, क्योंकि उसके बाद उसे पागल खाने में डाल दिया गया। विक्टर कहने लगा कि ये किसी और का काम है, वो जगह एक श्रापित है। हो सकता है कि विक्टर भी सच बोल रहा हो। सेम टाइम पे हम नैन्सी के साथ वाले लड़के को देखते हैं, जिसे फॉरेस्ट के अंदर कुछ आवाजें आने लगती है और उसी को फॉलो करते हुए वो जंगल में चला जाता है। जैसे जैसे ग्रेसी के साथ में हुआ था, वही सारी चीजें इस लड़के के साथ में भी होने लगती है। वो एक अलग ही विजन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने वही घड़ी आती है और एक साथ में कई सारे मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। सीन हॉपर के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे एक दूसरे काम के लिए भेजा गया था। वापस से उसे नहलाया जाता है, पैरों के अंदर हथकड़ियां डाली जाती है, कपड़े दिए जाते हैं और भयंकर बर्फ के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ जॉयस और मरी ने उस सारी बात को रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इन्हें बिलीव नहीं था कि रशियंस इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है। लेकिन वॉइस को साइलेंट करके पीछे के बैकग्राउंड आवाज को मरी पहचान जाता है। वो एक रशियन औरत थी जो कि उस सोल्जर को बोल रही थी कि कॉल जल्दी रखो, उसे भी बात करनी है। और फाइनली मरी और जॉयस को समझ में आ जाता है कि हॉपर जिंदा है और इस टाइम पे वो रशिया के पास में है और उसे अब अलास्का जाना है पैसे लेके। यहाँ हम विल और माइक को देखते हैं, जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अपने झगड़े को रोकते हुए ये लोग एल को ढूंढने के लिए जाते हैं। एल इस टाइम पे स्टाफ रूम के अंदर बैठी थी। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, वो बस रो रही थी खुद के इंसल्ट को देख के। लेकिन धीरे धीरे करके उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है, एंजेला को पीछे मोड़ती है और अपने हाथ के अंदर एक स्केट लेके सीधा उसका सर फोड़ देती है। ये चीज देख के गाइस हमें वापस से समझ में आता है कि एल कितनी ज्यादा वाइल्ड है। वो पहले भी वाइल्ड थी, इवन वो अभी भी वाइल्ड है। अभी जो फर्स्ट सीजन के अंदर पहला एपिसोड था, उसके अंदर से हमें पता चल ही चुका था कि एल ने इतने लोगों को मारा है, तो एंजेला को मारना तो एक बहुत छोटी बात थी। हालांकि एंजेला ने भी एल को बुरी तरीके से बुली किया था। तब तक यहाँ पे विल और माइक भी पहुंच चुके थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एल ने उसका सर फोड़ दिया है। यहाँ पे हम बाकी के 4 बच्चों को देखते हैं, यानी कि स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और मैक्स को। घर को खटखटाने के बाद में भी यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आखिर अगर एडी अंदर भी बैठा होगा तो वो क्यों भला दरवाजा खोलेगा। तभी इन्हें सामने वाला एक छोटा सा बैकयार्ड दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बाद इन्हें लगता है कि जरूर इन्हें एडी मिलेगा। एक बॉक्स था जिसके ऊपर एक कारपेट डला हुआ था। इन्हें लगा था कि शायद एडी इसके अंदर होगा और तभी एकदम से एडी बाहर निकलता और सीधा स्टीव के ऊपर चाकू लगा देता है, मानो कि वो स्टीव को मार ही देगा। एडी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, इसी कारण वो किसी को भी इंजर्ड कर सकता था। लेकिन तभी डस्टिन उसे समझाता है कि भाई भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैं डस्टिन हूँ, बात समझो, स्टीव हमारे साथ में है, तुम किसी को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हें पुलिस वाले बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। एडी बातों को समझता और स्टीव के ऊपर से हाथ हटा लेता है। सब मिलकर एडी से पूछते हैं कि हमें तुम पे बिलीव है, तुम बताओ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तुम उस लड़की को ऐसे नहीं मार सकते हो, तो बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। यहाँ सीन नैन्सी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसे अपना दोस्त नहीं मिलता है। वो पुलिस वालों को कहती है कि वो लड़का अभी ही यहीं पे था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तब हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने विजन के अंदर था। अब इसका बुरा विजन वो था कि एक कार के एक्सीडेंट में किसी ने उससे हेल्प मांगी होगी और उसने जरूर नहीं की होगी। सेम टाइम पे एडी भी सबको बताने लगता है कि ग्रेसी उसके साथ आई थी ड्रग लेने के लिए, लेकिन जब वो वापस आया तो ग्रेसी उससे बात ही नहीं कर रही थी, मानो कि वो दूसरी दुनिया में है, किसी ने उसे पजेस कर रखा है। ये चारों बच्चे पिछले कई सारे सीजन के अंदर थे और इन्हें हॉकिंस के कांड के बारे में तो पता ही था। बातें सुनते ही ये लोग कनेक्ट कर रहे थे कि वापस से मॉन्स्टर लौट चुका है दूसरी दुनिया से। सेम टाइम पे हम उस लड़के को भी देखते हैं जिसके सामने मॉन्स्टर आगे बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ मैक्स भी पूछती है कि आखिर ग्रेसी क्या बात करना चाह रही थी, क्या वहाँ पे आसपास और भी कोई था। तो एडी कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, ग्रेसी मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तभी एकदम से वो हवा के अंदर चली गई और ऊपर उड़ती ही जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। तभी उसके हाथ पैर मुड़ गए, सारी हड्डियां टूट गई और उसके चेहरे से आंखें भी निकल आई। और उसी सेम टाइम पे मॉन्स्टर उस लड़के के आगे आगे आता जा रहा था। उस लड़के को हवा के अंदर उठाता है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर वो मॉन्स्टर इस लड़के के सामने खड़ा था, लेकिन असल दुनिया के अंदर ये लड़का बस हाईवे के अंदर हवा में उड़ रहा था। इस लड़के के हाथ पैर मुड़ते हैं और सेम ग्रेसी के जैसा इसका भी हाल होता है। आखिर के अंदर हम इसी मॉन्स्टर को देखते हैं। गाइस इस सीजन के अंदर इस मॉन्स्टर को वेक्ना कहा गया है। अब वेक्ना कौन था, किसका नाम था और वो कहाँ से आया, कहाँ रहता है, ये सारी चीजें गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलती जाएगी। अभी के लिए गाइस हम इस मॉन्स्टर को वेक्ना ही कहेंगे। जिसके बाद हमें वेक्ना का घर दिखाया जाता है। वेक्ना एक टूटे फूटे खंडर में रहता है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर। उसकी कई सारी रूट्स निकली हुई
थी, जो कि बार बार में उसके शरीर पे आके लग रही थी और अलग भी होती जा रही थी, मानो कि वो इन चीजों से चार्ज भी हो रहा हो। और वेक्ना के साथ ही गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।